नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी सरकार की चिंता एक बार फिर से कोरोना ने बढ़ा दी है, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम 9 के साथ में बैठक करी। ये मीटिंग लोक भवन में शुरू हुई। बैठक में उच्च अधिकारियों से सीएम ने कोविड से बचाव को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने और अस्पतालों में तो वहीं अस्पतालों में बेड और दवा की व्यवस्था के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान दिए हैं। और ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि घरों से निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर, इन तीनों चीजों का खास ख्याल रखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आक्रामक थे। अखिलेश ने सपा और कांग्रेस की विचारधारा में अंतर बताते हुए राहुल गांधी की पार्टी पर हमला भी बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक जैसी है, लेकिन अखिलेश यादव के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक दिन पहले तक राहुल गांधी पर हमलावर रहे अखिलेश यादव के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से ठीक पहले एक दिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब दिया है। चिट्ठी के जरिए ही अखिलेश यादव ने अपने पत्र में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद कहा और साफ तौर पर यह भी कहा कि भौगोलिक विस्तार से ज्यादा भारत एक भाव है। इस बात को समझिए, इस लाइन के बहुत सारे मायने हैं, यानी कि राहुल गांधी की यात्रा पर इनडायरेक्टली तंज कसते हुए भी अखिलेश यादव इस पत्र के जरिए नजर आ रहे हैं। नए साल के मौके पर इटावा में अपने आवास पर शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा काम बताया है। तो वहीं तीसरे मोर्चे के लिए शिवपाल बोले कि 2024 के लिए जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे, सबको जोड़कर रखने का प्रयास होगा ताकि भाजपा को हराया जा सके। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना, माफ कीजिएगा, B राम सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस BV नागरत्ना ने बाकी 4 जजों के राय से अलग फैसला लिखा है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना चाहिए था। देश में 325 सीट जीती थी, तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी का बहुत विपरीत असर होगा, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ खड़ी। आज अदालत ने भी दिखा दिया, जनता की अदालत में पहले ही पास हो गए और आज अदालत में भी पास हो गए। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो JPS राठौर को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला वाकई सराहनीय था और आज इस बात के प्रमाण भी मिल गए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य ने आज अपना जन्मदिवस मनाया। मौर्य के जन्मदिन को लेकर उनके समर्थकों ने अपने नेता के लिए खास तैयारियां की थी। स्वयं प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया था। इसी को लेकर KGMU शताब्दी में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने जन्मदिवस पर रक्तदान किया है, जिसको लेकर स्वयं प्रसाद मौर्य ने खुशी भी जाहिर की। वाकई में
ये मेरे हौसले अफजाई में कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होती है। आज प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं और यही कारण है कि मैं भी कोशिश करता हूं कि हर कार्यकर्ता के सुख दुख में मैं खड़ा दिखाई पड़ूं। पूरे प्रदेश में यदि कोई पीड़ित आता है तो उसके सम्मान स्वाभिमान के लिए मजबूती से मैं काम कर सकूं। नए साल के आगाज के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 2024 के मंथन में जुट चुकी है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां पर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए खाका तैयार हुआ है। बीएल संतोष प्रदेश पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चे के अध्यक्षों साथ में जिला अध्यक्षों के साथ अलग अलग बैठक करते नजर आए। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पहले सियासत को धार देने की कोशिश इस दौरान की गई है। इसको लेकर विजय बहादुर पाठक ने कहा है कि जो 14 लोकसभा सीटें हार गए थे उनको कैसे जीता जाए, इसको लेकर मंथन किया गया है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास है, 2 दिवसीय प्रवास है। अलग अलग समूह की बैठकें हैं, विविध प्रकार के कार्य हैं और विविध प्रकार के कामों के बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करके, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके उन कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम होगा। संगठन के पुनर्गठन को लेकर भी कहा जा रहा है। देखिए, आप सब लोग समझदार हैं और संगठन के पुनर्गठन को लेकर जो चर्चा है वो बड़ी बैठकों में तो होगी नहीं। व्यक्तिगत तौर पर जहाँ जिसको चर्चा करनी होगी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से उनसे बातचीत करके करेंगे। इन बैठकों में कुल मिलाकर के संगठनात्मक जो कामकाज है, संगठनात्मक जो गतिविधियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में यह तथ्य है कि 14 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उसको भी जीतें, संगठन के काम को और विस्तार हो। मन की बात प्रत्येक माह होती है, उसको अधिकाधिक लोग सुने। संगठन के जो काम हैं, बूथ स्तर पर काम जो है, संगठन का मंडल स्तर पर मंडल हमारे सक्षम हो, जिला सक्षम हो, उन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए ये बैठते हैं। और जो 24,000 बूथ आप लोग हार गए थे जो 2019 में, उसको लेकर भी जब बीएल संतोष जी पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक कार्य योजना बनाई जाए, तो वो सब तमाम प्रगति। लेकिन निश्चित तौर पर जहां हमारा जनाधार नहीं है या कम है, वहां विस्तार करने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम करते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के नाते करते हैं। उन कामों को लेकर हम चर्चा करते हैं। निश्चित तौर पर और विकास हो, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जीते, तो जो नहीं जीत पाए हैं उनको कैसे जीते, वहाँ कैसे काम खड़ा करें, उसको लेकर चर्चा करें। निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। जहां यूपी सरकार ने एक तरफ 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, तो वहीं इसको लेकर सरकार सहित कई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। जहां पर सरकार ने कोर्ट में एसएलपी लगाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तो वहीं सपा ने भी आरक्षण को लेकर एक याचिका लगाई है। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज आम आदमी पार्टी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बात अगर अलीगढ़, देवरिया, रायबरेली, ग्रेटर नोएडा में की करेंगे तो आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़, देवरिया, रायबरेली और ग्रेटर नोएडा की। शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने की पूरी जिम्मेदारी आगरा नगर निगम की है। अब देश में G20 की बैठक होनी है। इस बैठक में भाग लेने के लिए G20 देशों के प्रतिनिधि भारत आएंगे और मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार भी करेंगे। ये उनकी प्राथमिकता में होगा। यही नहीं, G20 की कई बैठकें आगरा में होनी है, संपन्न होनी है, इस बात का ऐलान हो चुका है। इसको लेकर आगरा नगर निगम ने अभी से शहर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने की कवायद तेज कर दी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि G20 का सम्मेलन होने वाला है 9-10 फरवरी या 10-11 फरवरी में। तो उसी के अंतर्गत यहाँ जितना भी VIP रूट है, जहाँ जहाँ वो आएंगे, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है कि आगरा अपने आप को शोकेस करे पूरी दुनिया के सामने। तो इस वजह से ऐसा प्रयास है हमारा कि जितना भी रूट है वो हम एक जैसा कर दें और साफ सुंदर रहे, अतिक्रमण न रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे। इसी वजह से कार्रवाई की जा रही है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लगातार कवायदें की जा रही हैं, जहां केंद्र सरकार तमाम बैठकें आयोजित कर गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जुटा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जहां जहां बैठकें हुई हैं, प्रशासन को मुस्तैदी से सक्रिय कर दिया है और
जहां जहां से जो रोड मैप तैयार किया गया उस इंक्रोचमेंट को हटाने पे नगर निगम लगा हुआ। आप पीछे देखें, नगर निगम की टीम है, यहाँ पर लगातार इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं और ये अमला सुबह से ही शुरू हो जाता है और जो देर रात तक ये काम करता है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से G20 को लेकर आगरा प्रशासन मुस्तैदी दिखाई दे रहा है, उसे आने वाले समय में आगरा का कायाकल्प निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना होगा जो इंक्रोचमेंट है, नगर निगम इंक्रोचमेंट को हटाता है तो आगे 2 से 3 दिन बाद वापस आक्रमणकारी उस पर काबिज हो जाते हैं, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन है फरवरी में। यहाँ पे 9-10 तारीख को 10-11 तारीख को यहाँ पर बैठकें होनी है। तो क्या नगर निगम इन पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नगर निगम G20 को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। गांव से प्रदीप राव, जनता टीवी, आगरा। तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में सकल जैन समाज से जुड़े हुए लोगों ने शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रेमपुरी के जैन अतिथि भवन में शुरू की गई भूख हड़ताल 2 शिफ्ट के अनशन के तौर पर 10 जनवरी तक इसी तरीके से जारी रहेगी। शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत 2 जनवरी से 10 जनवरी तक समस्त जैन समाज ने जैन अतिथि भवन में भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है। की गई घोषणा के अनुसार आज सुबह से भूख हड़ताल जैन समाज के लोगों ने शुरू की है। देखिए, लगातार जैन समाज आंदोलनरत है पिछले कई माह से और लगातार सरकार के प्रतिनिधियों से अपनी बात से अवगत जैन समाज ने करा दिया है। लगातार आप लोगों को मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारा मुद्दा लोगों के बीच में सरकार के पास जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश लगातार कई महीनों के लगातार आंदोलन के बाद भी सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। सरकार खामोश बनी हुई। देखिए, हमारी शिखर जी पर केंद्र सरकार और झारखंड सरकार ने कुछ गजट जारी किया है, जिससे हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है वो पर्यटन स्थल में तब्दील होने जा रहा है, जिससे हमारे जैन समाज को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। हमारे आस्था पे कुठाराघात हो रहा है, जिस कारण पिछले 2 महीने से जैन समाज अलग अलग जगह से आंदोलनरत है। संगम नगरी इलाहाबाद के तट लगे माघ मेले में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ठहरने के लिए 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्था की है। ये होटल माघ मेला एरिया में अरैल मार्ग पर हैं और आपको बता दें कि पर्यटन विभाग की इस टेंट कॉलोनी में अंदर आते ही आपको भारतीय संस्कृति की झलक भी मिलेगी। पर्यटन विभाग ने इन कॉलोनियों को बनाने के लिए काफी दिनों से काम शुरू किया हुआ है और इस बार माघ मेले को 2025 में लगने वाले कुंभ मेले के तर्ज पर बनाया जा रहा है। इस टेंट सिटी में बाहर से आने वाले लोगों को रुकने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। से हमारा माघ मेला शुरू होगा और ये माघ मेला हम लोगों ने प्रयास किया है काफ़ी भव्य तरीके से हो। जो महाकुंभ 2025 आने वाला है उसकी एक झांकी इसमें दिखे और लोगों के लिए ये एक रिलीजियस प्लेस है और काफ़ी लोगों की इसमें आस्था जुड़ी होती है। हमारे कल्पवासी आते हैं, यहाँ कल्पवास करते हैं। तो यहाँ पे 5 पार्टनर बनाए गए हैं और लगभग मेले को 650 हेक्टेयर में बसाया गया है। और इस बार हम लोगों ने जो ऐसे हैं जो सैलानी हैं, चाहे दूर से लोग आते हैं जो है स्टे करना चाहते हैं, उनके लिए एक VIP टेंट सिटी की व्यवस्था भी हमने अरैल साइड में कर रखी है, ताकि लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े। इसमें 20 एकोमोडेशन होंगे और इसके अलावा बाहर भी कुछ यहाँ पे पकौड़ा लगेंगे और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ में नवनिर्मित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने झड़ी पानी गांव में बनने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का शिलान्यास भी किया है। शाला टीवी डिवाइस के साथ स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम में शिरकत करी। इस दौरान सीएम के साथ उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, स्थानीय विधायक सविता कपूर और शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि ऋषभ ने उन्हें बताया है कि हादसे के वक्त उनकी कार के सामने अचानक से गड्ढा आ गया था, जिस वजह से कार अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित कार ने दुर्घटना का विकराल रूप धारण कर लिया। तो सीएम धामी के इस बयान पर कांग्रेस का रिएक्शन आ गया है। कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो राज्य में सड़कें चमचमाती थीं, लेकिन आज सड़कों का बुरा हाल है, जिस वजह से आज सड़क दुर्घटना के सारे बड़े हादसे उत्तराखंड में ही हो रहे हैं।
देखिए, बहुत गंभीर मामला है। देश के एक होनहार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने स्वयं कहा है कि उनका एक्सीडेंट सड़क में बड़े गड्ढे के कारण हुआ है। आप कांग्रेस सरकार के दौर में जो चमचमाती और गड्ढा मुक्त सड़कें विरासत में भाजपा सरकार को सौंपी थी, आज सड़कें हैं कि नहीं ये पता नहीं है जनता को। जगह जगह गड्ढों से बड़ी बड़ी हैं प्रदेश की सड़कें, और कहीं तो सड़कें ही नहीं हैं। आपने देखा इसकी एक बानगी कि एक दूल्हे को जो है अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए जाना पड़ता और रास्ता टूटा हुआ है। महीनों से लोग आंदोलन कर रहे थे, स्वयं दूल्हे को धरने पर बैठना पड़ता है। आज ये स्थिति है उत्तराखंड की, और ये उत्तराखंड के विकास की तस्वीर बयां करती है। जो सरकार के झूठे दावे हैं विकास के, उनकी पोल खुलती है। एक तरफ चमोली की जनता जोशीमठ में भू धसाव पर प्रशासन के निरंकुश रवैये से काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है, तो वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने सीएम धामी से मुलाकात करते हुए आंदोलन को विकराल रूप देने की बात कही है। समिति के संयोजक अतुल सत्वी ने कहा कि जोशीमठ को बचाने के इससे पहले भी कई प्रयास किए गए हैं, जांच समितियां बनी हैं, रिपोर्ट दे चुकी हैं, लेकिन उस पर ना तो प्रशासन गंभीर नजर आया और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। जबकि स्थानीय जनता चाहती है कि उनका पुनर्वास किया जाए। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी का साफ तौर पर कहना है कि जोशीमठ का अस्तित्व अभी भी खतरे में है। अफसोस की बात यही है कि भरोसा देने की बात बहुत दूर, उन्होंने जोशीमठ से इतनी दूर से लोग जो आपदा प्रभावित हैं, आपदा पीड़ित हैं, और पीड़ित लोगों की पीड़ा लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के दरबार में गए थे। उन्होंने लोगों को बैठने तक के लिए नहीं कहा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे गुजारिश की कि अगर आप चाहें तो आप फुर्सत में हो जाएं तो हम दोबारा आपसे मिल लें, लेकिन उसका भी हमको समय नहीं दिया गया। जोशीमठ की जनता पिछले साल भर से इस बात को लेकर के चिल्ला रही है। लोग वहाँ टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोगों ने अपने घर की छतों को बल्लियों से अटकाया हुआ है। घर की दीवारों की जो दरारें हैं उनको पुराने कपड़ों से पाटा हुआ है। मुलाकात तो 10 बजे होनी थी, 7:20 पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई। आप यहाँ पर बैठे हुए केवल राजनीति करना चाहते हैं, और घर में बैठे बैठे जब उनको पता चला कि लोग मुख्यमंत्री जी को मिल गए हैं, मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो रही है, मुख्यमंत्री जी से जोशीमठ की समस्याओं के बारे में जो है बताया जा रहा है, उससे पहले आनंद फाना में आकर के नेताजी ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। देखिए, जो सरकार इस समय एक लोकप्रिय सरकार जिसको कहा जा रहा है, जो अपने आप को लोकप्रिय बोल रही है, उस सरकार की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली डीएम से जोशीमठ में भूधसाव पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और साथ ही भूधसाव को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद के डीएम को निर्देश भी दिए हैं। रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भूधसाव को लेकर सीएम से मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम को बताया था कि जोशीमठ में लगातार भूधसाव चिंता का विषय बना हुआ है। जोशीमठ शहर में जमीन धंसने से लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। सीएम धामी ने चमोली डीएम से तत्काल वार्ता करते हुए शीघ्र विशेषज्ञ रिपोर्ट और कमेटी को गठित करते हुए रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए थे, जिस पर चमोली डीएम ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पर बिना देर किए उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा समेत 3 परीक्षाओं के रद्द होने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया है और सरकार और आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध भी जताया। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने सीएम धामी से उन्हें न्याय दिलाने की मांग रखी है। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि एक बार आयोग उनकी मांगों को सुने और उसके बाद फैसला करे। साथ ही छात्रों ने कहा है कि अब उनके पास केवल आत्मदाह आखिरी विकल्प बचा हुआ है। ऋषभ पंत का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए जब ये खबर फैलने लगी कि सड़कों के गड्ढे उसकी वजह है, तो एनएचएआई हरकत में आ गया। उसने तुरंत एक्शन लेते हुए घटना वाली जगह पर सड़कों के गड्ढे को भरवा दिया। बहरहाल अब तक इन गड्ढों का कोई कुछ करने को तैयार नहीं था, लेकिन पंत के एक्सीडेंट के बाद रातों रात उन गड्ढों को भर दिया गया है, मानो गड्ढे सड़क पर थे ही नहीं। इसके अलावा जो रेलिंग दुर्घटना में टूटी उसे भी ठीक करा दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये काम रातों रात हुआ है। देहरादून में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2.5 महीने में लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल फोन जमा हुए थे और इन पर उसने हाथ भी साफ किया था। दरअसल कुछ बीते महीनों से पुलिस को लगातार
टप्पेबाजी की शिकायतें मिल रही थी। टप्पेबाज सुनसान जगह पर लोगों को अपना निशाना बनाते हुए मोबाइल छीन लेते थे और रफूचक्कर हो जाते थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पीड़ित 18 लोगों को उनके मोबाइल लौटाए गए हैं। ऐसा है कि पिछले 3-4 माह में जो मोबाइल फ़ोन खोए थे उनमें से हमने 252 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। हमारे साइबर और अलग अलग थानों ने काम करके इसमें बरामद किया है। आज की डेट में मार्केट में इन 252 मोबाइल फ़ोन्स की कीमत जो है लगभग 50.5 लाख है और 18 लोग यहाँ आए हुए हैं जिनका फ़ोन खोया था। तो हमारा ये था कि भाई आज पहला कार्य दिवस है इस साल का। पहले कार्य दिवस में जिन लोगों का मोबाइल फ़ोन खोया था उनको फ़ोन वापस करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाया जाए। इसी प्रयास के तहत आज हमने पीसी करी है और लोगों का फ़ोन वापस किया है और बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनके मोबाइल फ़ोन थाना स्तर से उनकी वापस की जाएगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।